इतना घोटाला हुआ इतना घोटाला हुआ कि सब बह गया नाले में। उत्तर प्रदेश का 50% युवा बाहर काम कर रहा है, बिहार का युवा बाहर काम कर रहा है। हम लोगों को सिर्फ एक चोर डकैत की तरह देखा जा रहा है और कुछ नहीं। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आप धंधा करिए, अब मेरी बात, आपकी बात समझ, आप धंधा करिए। आज एलसीआर की बात होती है, कई सालों से बात हो रही है, 10 सालों से। ये एलसीआर बनेगा, कब बनेगा? हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली जाना, हम नहीं चाहते हैं बैंगलोर जाना, हम नहीं चाहते हैं हैदराबाद जाना। तो हमारी यही अपील है इस 4PM नेटवर्क के माध्यम से कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनी लाएं। अगर आप सरकारी नहीं दे सकते तो प्राइवेट कंपनियों के साथ सौदा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, यूपी के उपचुनाव बटोगे तो कटोगे राजनीति पर आ बैठा है। एक तरफ पीडीए है, एक तरफ बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे हैं। यूपी के उपचुनाव और सियासत किस तरफ जा रही है, जनता के बीच क्या माहौल है, जान लेते हैं लोगों से। सर, बटोगे तो कटोगे, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। उपचुनाव 20 तारीख को होने हैं, कैसे देख रहे हैं? 2024 के बाद जो रिजल्ट आया है, अब भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब इसलिए योगी जी ने एक नारा दे दिया, बटोगे तो कटोगे। तो मैं भी बोल रहा हूँ, ना बटेगा ना कटेगा, सब एक रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। जो बटेगा वो 1200 का सिलेंडर पाएगा और जो एक साथ होंगे तो वो 400 का सिलेंडर पाएगा। ठीक है ना। अभी उपचुनाव है, अभी 20 तारीख को उपचुनाव होने जा रहा है। इसमें देखिएगा, अभी रिजल्ट 23 नवंबर को जो आ रहा है, 9 में से कम विपक्ष वाले कम से कम 7-8 सीटें पा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा कि यूपी में कुर्सी को लेके कितना मतलब एक होता नहीं है खींचम खींच, वो होने जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उपचुनाव में जो नतीजा आता है उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आ जी। और उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र को लेके जब इसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा तो इस पे एक केंद्र पे जो मोदी जी इस समय बैठे हुए हैं, जो एकदम शासन अपना एक गरीब को लेके, ओबीसी बैकवर्ड है, ना नौकरी ना चाकरी, महंगाई को देख लीजिए कितनी महंगाई हो गई है। पेट्रोल डीजल, महाराष्ट्र में जाकर भी उन्होंने कह दिया एक है तो सेफ है। वो तो अडानी को लेके और अंबानी को लेके बोल दिया है कि एक है तो सेफ रहेंगे। पूरी तिजोरी उन्हीं लोग के हाथ में ही है। अब अभी आप देख लीजिए, इलाहाबाद में स्टूडेंट के ऊपर कितनी लाठी बरसाई गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ वो तो पूरी मीडिया ने देखा हुआ है। अब ठीक है ना। इसी के वजह से योगी हो या केशव प्रसाद मौर्य जी हो या ब्रजेश पाठक हो, इन लोग के अंदर इतनी खींचतान चल रही है कुर्सी को लेके कि वो जनता सब देख रही है। इसी के चक्कर में देखिए, गरीब आदमी झांसी में देख लीजिए, अभी 10-12 बच्चे 2 दिन का 4 दिन के 1 हफ्ते को देखिए कितने बच्चे उसमें मर गए। मतलब उसको लेके कोई अभी तक योगी जी मोदी जी कहीं कुछ नहीं बयान आया। क्या बयान आया? जो कटेगा वो बटेगा, यही सब उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। हमारा कहना है कि सब एक साथ रहिए। देखिए, अभी नौकरी देख लीजिए, अभी पुलिस की भर्ती 1 साल हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया पुलिस का। देखिए, बच्चे बेचारे सब परेशान हो रहे हैं। ओवर लिमिट एज की ख़त्म हो रही है, कोई वैकेंसी नहीं। बस केवल क्या हिंदू मुस्लिम करते रहिए। भाजपा अपनी यही सब नीतियों से लेके अपनी सरकार अपनी बनाती चली जा रही है। अभी आप देखिए, ओम बिरला जी को देखिए, इनकी लड़की ने देखिए एक मुस्लिम परिवार से शादी कर लिया। अंधभक्तों को तो मैं बधाई देता हूँ कि भैया उनको एक नए जीजा जी मिल गए। अब ठीक है ना। बाहर मीडिया में कहेंगे हिंदू मुस्लिम और परिवार में कहेंगे दामाद को ले आओ, मुस्लिम को ले आओ। अच्छा, ये बताइए कि क्या हिंदू परिवार में SC ST कोई आ गया होता, उनका दामाद बन गया होता तो क्या कोई गलत काम था क्या? तो क्या केवल इनको मुस्लिम ही पसंद है क्या? केवल मुस्लिमी, हर चीज़ मुस्लिम। इनके भाजपा नेताओं को देख लीजिए, अधिकतर दामाद सब मुस्लिम परिवार के ही हैं। वो पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है एक तरफ के हिंदुत्व खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में हो गई है। अब क्या यूपी के लोग यूपी में देख लीजिए और क्या केंद्र में देख लीजिए, अभी 2-3-4 महीने में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब एक पॉलिटिकल स्टंट है, आप समझिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद 1 हफ्ते का मामला है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। न हिंदू खतरे में रहेगा न कुछ रहेगा।
फिर जनवरी जब आएगी ना अगली, दिल्ली में चुनाव होंगे, तब कटोगे तो बटोगे हिंदू खतरे में आ जाएगा। चुनाव जब आता है तो हिंदू खतरे में होता है। चुनाव के बाद न हिंदू से मतलब है इन्हें। अच्छा, बची बात कि बाबा बोल रहे हैं कि एक बटोगे तो कटोगे। बाबा से पहले ये पूछिए कि पूरे प्रदेश में होने वाली जो थानों की मतलब जो पोस्टिंग्स हैं उनमें कौन है? ठाकुर हैं। तो मतलब ठाकुर क्या उत्कृष्ट विषय है, बाकी और हिंदू नहीं है भाई। उसमें एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी के लोग होंगे। यहाँ पर एक और सेफ का मामला नहीं है। केवल वोट के लिए कटेंगे बटेंगे। और ये सिर्फ ये जानते हैं, इनको पॉलिटिकली इस बात को, आम पब्लिक की दिक्कत क्या है? आम पब्लिक भावनात्मक तरीके से सोचती है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, मान लीजिए कि ये भाई साहब डायलेमा में हो कि हमें वोट नहीं करना है, मुद्दों पे वोट करना है। थोड़े दिनों बाद ये बार बार सुनते हैं, इनका हिंदूपना खतरे में आ जाता है। अब ये सोचता है मैं तो खतरे में आ गया, जाके वोट दे देते हैं। ये ही उनकी जीत है। जब तक पब्लिक मुद्दों पर अपनी बात नहीं करेगी, जब तक वो नौकरी पे, महंगाई पे, अपने बच्चों के भविष्य पे। अभी जब भाई बोल रहा था कि झांसी में जल के मर गए, वो किसके बच्चे थे? वो हिंदुओं के बच्चे नहीं थे क्या? किसके बच्चे थे भाई? कहीं मंगल ग्रह से आए थे या केवल मुसलमान के बच्चे थे? दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि उनको पब्लिक को बरगलाए रखना है। इस आम आदमी में हर आदमी जो अपने जीवन में जद्दोजहद करता हुआ घूम रहा है, उससे जरा पूछिए अकेले में जा करके उसकी दिक्कत क्या है। उसकी दिक्कत ये नहीं कि उसे मुसलमान से खतरा है, उसकी दिक्कत ये है कि उसकी आमदनी घट गई है, उसकी दिक्कत ये है कि घर की महंगाई बढ़ गई है। और इस पर बात करने से दिक्कत क्या है? सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं, ना तो वो महंगाई कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना वो नौकरी दे पा रहे हैं। तो बचा क्या इनके पास? आपको बेवकूफ़ जितनी देर बनाना है बनाते रहेंगे। और वो व्यक्ति देखिए आम पब्लिक समझती सब कुछ है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि वो जैसे आप अपने घर में जाइए और आपके घर में जो मान लीजिए आपकी बीवी हो या आपका पति हो, एक ही बात रोज बोलेगा तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा हाँ यार ये सही है। तो वो झूठ वो सच होने लगता है। तो जो थोड़ा कमज़ोर बुद्धिजीवी, मतलब उतने दिमाग से स्ट्रांग नहीं है, उसे लगता है हाँ यार हम खतरे में हैं। अरे सब तो बाबा को वोट देना पड़ेगा, योगी जी को वोट देना पड़ेगा। अच्छा वोट दे दीजिए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में रोज़ खतरे में हैं। आप महंगाई से खतरे में हैं, बेरोजगारी से खतरे में हैं, कोई सुविधा नहीं है, आप उससे खतरे में, इससे खतरे में नहीं है। अच्छा क्या करेंगे ये मुसलमानों का? अच्छा योगी जी कह रहे हैं कि बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। अरे योगी जी को ये बताइए 40 साल, अच्छा देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। 40 साल कांग्रेस थी, कोई हिंदू खतरे में आया क्या? 10-12 सालों से वो पूरा खतरे में है। जब से वो हैं, क्यों खतरे में? पॉलिटिकल स्टंट है इनका, और ये जीवन भर ये करते रहेंगे। इनके पास कोई, मोदी जी जब आए थे आज से 10 साल पहले, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाई साहब पूछ लीजिए कहाँ 2 करोड़ रोजगार है? किसी को मिला क्या? आप बताइए ना। हैं किसानों को वो दे देंगे, ये 12,000 रुपल्ली दे करके किसको? साल भर में आप खाद की कीमत, होने वाले लागत की बात आप जाकर एक किसान से करिए ना कि तुम्हारी लागत इन 10 सालों में कितनी बढ़ गई। अब महाराष्ट्र में भी वादा कर रहे हैं किसानों से। अच्छा वो महाराष्ट्र में सोयाबीन पे 2013 से देवेंद्र फडणवीस वादा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? 2024 में भी वही वादा कर रहे हैं। ये कितनी बेशर्मी है, आप अंदाजा लगाइए। कोई मतलब नहीं। और ये पब्लिक को अब समझना है कि भैया हो गया, बहुत हो गया, मुद्दों पे चुनाव लड़ लो। ये हम खतरे में हैं, आप खतरे में, सब खतरे में हो, ये पूरा देश खतरे में है। अगर ऐसे ही वोट करोगे तो एक दिन पूरा देश खतरे में है। मणिपुर अभी कल परसों में वहाँ आगजनी हुई ना, फिर से एक स्टेट 1.5-2 सालों से जल रहा है। कौन खतरे में है भाई? वहाँ की आम आवाम खतरे में है। अच्छा दंगा होता है तो कौन मरता है? कोई नेता मरता है, कोई नेता का बच्चा मरता है, कौन मरता है? ये गरीब गुरबा मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं मरेंगे? इसका कोई प्रयोजन नहीं है। सिर्फ आपको बरगलाना है उन्हें। और अगर आप समझदार हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी तो मौज है ही है ना। तो झेलिए जब तक झेल पा रहे हैं। और जब तक आपको लग रहा है कि आप खतरे में हैं, अरे आप अपने घर, आपका घर खतरे में है महाराज, आप उससे नहीं खतरे में हैं। आपका घर खतरे में, महंगाई से आपकी आमदनी कट गई, पैसे नहीं आ रहे, आप उससे खतरे में हैं। इससे नहीं खतरे में कि मियाँ भाई जो है अपना कमा खा रहा है। अरे वो तो कमाई खा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? जी महंगाई बेशक मुद्दा है और ये मुद्दा रहेगा जब तक इसको जड़ से नहीं ख़त्म किया जाएगा। रही बात रोज़गार की, तो आज रोज़गार की जब बात होती है
तो रोज़गार में सिर्फ वो जो सरकारी तख्ते के लोग हैं जो सरकारी का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे नहीं। आज लोग यहाँ से बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। मैं खुद बेंगलोर रह के आया हूँ 3 साल। तो हम लोग इस देश को देख के हमें वहाँ नौकर की नज़र से देखा जाता है। हम कहीं नहीं, हम अगर कर्नाटका जाएँ या फिर दूसरे दिल्ली जाएँ तो हमें वहाँ यूपी बिहार वालों को एक लेबर की तरह देखा जाता है कि आपके शहर में वो नहीं है, जगह नहीं, आप यहाँ आके गंदगी फैलाते हैं। आपके अगर हम हिंदी में बात कर दें, दूसरे साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में हम हिंदी में बात कर दें तो हमारी हिंदी में हमको आतंकवाद की तरह देखा जाता है कि आप हिंदी भाषा का नहीं, हमारी लोकल भाषा का प्रयोग करें। तो ये सब का कारण आज हमारे यहाँ जो इतनी कंपनियां नहीं हैं, जो बेरोजगारी है, लखनऊ का 50% युवा बाहर काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश का 50% युवा बाहर काम कर रहा है, बिहार का युवा बाहर काम कर रहा है। हम लोगों को सिर्फ एक चोर डकैत की तरह देखा जा रहा है और कुछ नहीं। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? युवाओं का भविष्य आज खतरे में है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, जबकि मोदी सरकार लगातार 2 करोड़ रोजगार की बात करती है। मैं इसके लिए जिम्मेदार यहाँ के नेताओं को मानता हूँ। जो कोई भी कंपनी आती है तो गुंडा टैक्स वसूलते हैं, जिसके कारण कोई भी कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होती। कोई कंपनी यहाँ पे अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रही है, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है अगर कोई बड़ी टाटा बिरला कोई कंपनी आएगी तो पहले वहाँ के लोकल विधायक को कमीशन देना पड़ेगा, फिर उनके बाद जो है आगे बात बढ़ेगी, तभी नहीं तो हम लोग यहाँ पे कार्य नहीं कर पाएंगे। जिसका खामियाजा ना वो विधायक झेल रहा है, ना वो वहाँ के वो कंपनी झेल रही है, यहाँ का आम युवा झेल रहा है। अगर आप सरकारी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, क्या आप प्राइवेट नौकरियाँ नहीं दे सकते? क्या आप प्राइवेट कंपनियाँ नहीं? बेंगलोर ही हब क्यों, हैदराबाद ही हब क्यों, लखनऊ क्यों नहीं हब बन सकता? आज एलसीआर की बात होती है, कई सालों से बात हो रही है, 10 सालों से कि एलसीआर बनेगा, कब बनेगा, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, आज अयोध्या की जनता ने जवाब दिया है तो ये इनको एक थप्पड़ है। लेकिन आज भी यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे ट्रैफिक को लेके क्या व्यवस्था? यहाँ पे लखनऊ शहर एकाएक ट्रैफिक को लेके बढ़ता जा रहा है, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। रोजगार के नाम पे क्या है बताइए आप? आज यही होगा कि आम जनमानस किसी कहीं ट्रैफिक का सामना करेगा, कहीं किसका सामना करेगा, ना रोडे पे डेवलपमेंट हो रहा है। अभी ऐसी रोडें लखनऊ की दिखा दी जाए। माननीय राजनाथ सिंह से मैं अपील करना चाहूँगा कि कभी अपना कोई एक प्रतिनिधि भेजिए और यहाँ के लखनऊ की बात करें, बाकी हम जिले की ना बात करें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक की जो बेल्ट है वहाँ तक का युवा आके लखनऊ में कार्य कर रहा है, क्योंकि वो एक लखनऊ को एक ऊर्जा के रूप में देख रहा है। आज हम लोग भी दूसरे जिले से आके अपने लखनऊ को एक ऊर्जा के रूप में देख रहे हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि पहले हमें लखनऊ को डेवलप करना पड़ेगा। अगर लखनऊ को लोग इतनी ऊर्जा से देख रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली जाना, हम नहीं चाहते हैं बेंगलोर जाना, हम नहीं चाहते हैं हैदराबाद जाना, तो हमारी यही अपील है इस 4PM नेटवर्क के माध्यम से कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी लाएं। अगर आप सरकारी नहीं दे सकते तो प्राइवेट कंपनियों के साथ सौदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से लेकर D ग्रेड की जॉब से लेकर A ग्रेड की जॉब तक। आज साउथ इंडिया की किसी भी कंपनी में जाइए तो टॉप पोजीशन पे या तो कोई नॉर्थ इंडिया का ही, लखनऊ का या फिर बिहार का ही लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कंपनियां नहीं, तो दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे करते हैं, वहाँ की नागरिकता लेते हैं और वहाँ उनको गलत नजर से देखा जाता है कि आप हिंदी में मत बात करिए, दूसरी भाषा में बात करिए। क्या आम युवा पिस रहा है? क्या कांग्रेस और बीजेपी की अपनी पर्सनल फाइट है? आम युवा पिस रहा है, लेकिन आम युवा इनसे ये पूछा जाए कि इस देश में बेरोजगारी दर पूरे 45 सालों में सबसे ज़्यादा है। वो किस समय में है? इन 10 सालों के शासन में, जब वो 2 करोड़ रोजगार देने आए थे। दिक्कत ये नहीं, दिक्कत पॉलिसी। जैसे भाई बोल रहा है ना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बहुत सारा कुछ ना हो, लेकिन जो आपके एजेंडे में हो, जो आपकी बात हो। आप एक बात बताइए, आज की डेट में इस देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ भी बोल देता है, कोई खड़ा हुआ वो उसे सही मान ले? कोई खड़ा हुआ? कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज इस देश को मिला, किसको मिला वो पैसा भाई? बताइए ना, किसको मिला होगा? मिला क्या किसी को? सुनिए, केवल बातें, 2 करोड़ रोजगार, ये तो एक 15 लाख रुपया मान लेते हैं, ये भी साला झूठ था। ठीक, हम कह रहे हैं महारानी ये तो बता दो महाराज कि ये 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? जो नौकरियां थी उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कर रहे हैं। अब ये भाई बोल रहा था कि कंपनी आनी चाहिए। इस देश में मोनोपोली क्रिएट की जा रही है। मोनोपोली मतलब एक आदमी सारा धंधा करेगा। यहाँ पे ये जो दुकानदार है छोटे छोटे, अब आप अडानी और अंबानी को देख लीजिए। ये इसलिए नहीं कि मैं वो नाम लेते, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। इस देश में कोई भी धंधा अडानी और अंबानी, इस देश के सारे, जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट, ये तो सड़कें, कुछ भी बचा नहीं है। और वो बनाते क्या है? वो सर्विस देते। जब तक इस देश में मैन्युफैक्चरिंग आप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक नौकरी नहीं पैदा होने वाली, सर्विस से नौकरी नहीं पैदा होने वाली। दिक्कत, और अडानी 2010 में 626 नंबर पे थे। आज एशिया में, अब गलती से वो हिंडनबर्ग ने कुछ बोला है, अभी देखिए माधवी बुच को बचा रहे हैं ये लोग। अभी भी उस फ्रॉड में माधवी बुच को बचा रहे हैं। अभी अजीत पवार 4 दिन इलेक्शन के पहले क्या बोलते हैं
अडानी के घर पे बैठ के बैठक हुई और विधायक खरीदे गए। सरकार किसकी गिराई गई? बेवकूफ कौन बना? पब्लिक बनी, वही बनी ना। किसके लिए? एक आदमी धरावी का 1 लाख करोड़ की जमीन एक्वायर कर सके। सब कुछ अडानी के लिए और सब कुछ अंबानी के लिए। नहीं, वो जमीन पहले किसने एक्वायर किया? किसने एक्वायर किया था पहले ये बताइए। वो पहले उद्धव ठाकरे ने एक्वायर किया था उस जमीन को। उद्धव ठाकरे ने कंपनी, उद्धव ठाकरे कुछ सुनिए, फैक्ट पहले फैक्ट। अरे महाराज सुनिए पहले, फैक्चुअल हो। पहले भाजपा में थे भैया। आजा, खैर यहाँ पर मुद्दा क्या है? लोग नहीं, जो झूठ फैला रहे हो ये गलत चीज है। सुनिए 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 सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप धंधा करिए, अब मेरी बात, आपकी बात समझ के आप धंधा करिए, ठीक। आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए सारे नियम बदले जाए, ये सुनिए, मैं काम इनका गिनाए दे रहा हूँ। आइए भैया, आइए। बहुत बड़े हिंदू आदमी है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं भी युवा हूँ, हिंदू। सुनिए मेरी बात सुनिए। हिंदू बहुत बड़े भक्त हैं। अयोध्या में मंदिर बना, सब बह गया। इतना अच्छा, कितनी बिजली मिल रही है? अरे हाँ, तुमको पता चाहता है? सुनो, कितने रेट में है? रेट क्या है उसका? सुनो तो। इतना घोटाला हुआ कि सब बह गया नाले में। बिजली बनाने के लिए कोयला इस्तेमाल होता है, और वो फ्रॉड सुनिए, जो उनकी तरफ अलाइंड है, जो उनकी तरफ। हाँ, अरे तुम वहीं पे जिया तो कोयला भी अडानी विदेश से लाएंगे। भारत वाला कोयला नहीं चलेगा। वही कोयला वहां से लेके आएंगे और यहाँ बेचेंगे, ताकि पैसे खाया जा सके। और पब्लिक, उसको पैसा कौन भरेगा? आम पब्लिक। इनको बिजली बहुत मिल रही है, डांस करो, बिजली मिल रही है ना। अभी तो बहुत कुछ 2000 युवा ही 2024 में ना। सुन लीजिए। कौन लाएगा? अरे सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए भैया। भैया, अरे सुनो। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ रहा है फिलहाल लोगों के बीच। जी हाँ, इनको मैं बधाई देता हूँ भक्त को कि इनको जीजा एक मिले हैं। ओम बिरला की बेटी ने शादी किया है मुस्लिम परिवार से। कौन कहता है मुस्लिम परिवार है? क्या पूरा मीडिया चाहिए? चलो, ये हमारा मौजू नहीं था फिलहाल। देखिए, उपचुनाव को लेकर लोगों के मुद्दे क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं इस उपचुनाव को लेकर, सरकार के बीच उनके क्या मुद्दे हैं, ये आपने सुना है। तमाम इसी तरह के आप देख रहे हैं 4PM, देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।